Now we will see preparation of haloalkanes. In that, first we will see preparation from alcohol. तो अल्कोहल में से अगर हेलोएल्केन प्रिपेयर करना है तो हमारे पास 5 मेथड है, जिसमें सबसे पहला मेथड है HCl की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे। तो अल्कोहल में HCl ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2। तो HCl ऐड करने से क्या होगा, OH माइनस का रिप्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा क्लोरीन से। तो जहां OH है वो H के साथ, HCl में से जो H है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा और क्लोरीन R के साथ अटैच होगा, जहां पे R क्या होगा, अल्काइल ग्रुप। अगर R CH3 है तो यहाँ पे क्लोरोमीथेन मिलेगा, अगर R CH3CH2 इथाइल है तो यहाँ क्लोरो इथेन मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट समझना है, जो अल्कोहल होगा उस पर रिस्पेक्टिव हेलोएल्केन यहाँ पे आपको मिलेगा। इसको हम ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों? आपको जब अल्कोहल देते हैं तो वो टर्शरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी, कैसे पता चलेगा? तो अगर सिर्फ HCl ऐड करने से रिएक्शन हो गया तो वो होगा टर्शरी। सो टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सो जो अल्कोहल आपको दिया है सिर्फ HCl ऐड करने से प्रोडक्ट देगा, क्लाउडी प्रेसिपिटेट आएंगे तो टर्सरी अल्कोहल है। अगर आपने HCl ऐड किया और एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करते हो तब रिएक्शन होता है और ऑयली ड्रॉपलेट्स मिलते हैं विद इन 5 मिनट्स, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन आपने HCl ऐड किया, एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड किया अल्कोहल में और थोड़ा सा वार्म किया, फिर भी सॉल्यूशन क्लियर रहा, तो प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो ये रिएक्टिविटी आपको याद रखना है, टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ल्यूकास टेस्ट आपको सेपरेशन के लिए काम आएगा, कौन सा अल्कोहल दिया है वो पता चलेगा। या इसको ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है अल्कोहल में से हेलोएल्केन की प्रिपरेशन बाय HCl, इसको ग्रूव प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें रिएक्टिविटी कैसा है, तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब HCl की जगह HI रखोगे तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। इसका रीजन क्या है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाद में जो एसिडिक नेचर है डिक्रीज होता है, तो HBr, HCl ऐसे अगर ग्रुप में हम ऊपर जाएंगे हेलोजन में तो वो कम एसिडिक है, तो उसका रिएक्शन कम होता है। तो ये पहला रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में। दूसरा है सॉल्ट ऐड करेंगे NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या बनेगा, ये Br OH को रिप्लेस करेगा तो RBr बनेगा। OH जो यहां से निकलेगा वो H के साथ रिएक्ट होगा तो H2O बना, और जो सोडियम है वो रिमेनिंग HSO4 के साथ क्या बनाएगा, NaHSO4, सॉल्ट बना लिया। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट होगा ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन, ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन R। थर्ड है PX3 ऐड करेंगे, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, जहां पे क्लोरीन या ब्रोमीन हम ले सकते हैं एज अ हेलाइड। अब यहां पे रिएक्शन क्या होगा, देखो 3 हेलोजन 3 OH का रिप्लेस करेंगे। आप बोलोगे सर एक ही है इसमें, अल्कोहल 3 मोल्स ले लो आप, तो 3 मोल्स अल्कोहल है तो 3 OH को रिप्लेस करेंगे 3 हेलोजन, सो 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, 3 मोल्स ऑफ RCl और RBr। सो हेलोएल्केन के 3 मोल मिलेंगे। लेकिन जो फॉस्फोरस बचा वो क्या करेगा, वो OH के साथ रिएक्ट करेगा। कितने OH है टोटल, 3 अल्कोहल लिए तो 3 OH फ्री हुए और एक फॉस्फोरस बचा है PX3 का, तो इसके बीच में रिएक्शन होगा तो बनेगा H3PO3। तो ये बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो हमारा हेलोएल्केन है। बहुत ही सिंपल है, आपको OH रिप्लेस करना है हेलोजन से। अब आपने फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड ऐड किया, इसकी जगह फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 भी ऐड कर सकते हो। यहां पे एक हेलोजन एक OH का रिप्लेसमेंट करेगा तो क्लोरो एल्केन बनेगा। दूसरा क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा जो OH में है, तो OH में जो H है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और एक क्लोरीन हेलोएल्केन बनाने में यूज हो गया। अब 3 क्लोरीन बचे, वो 3 क्लोरीन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और फॉस्फोरस तो है यहाँ पे, तो POCl3 बनेगा। बाय प्रोडक्ट आपको इस तरह से पता चलना चाहिए कौन से रिएक्शन में कौन सा बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो जब PCl5 लिया है तो POCl3 बनेगा, जब आपने PX3 लिया है तो H3PO3 बनता है, ऐसे याद रखो।
नेक्स्ट है पिरिडीन की प्रेजेंस में एज ए सॉल्वेंट पिरिडीन लेंगे और हम ऐड करते हैं थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो ये प्रोसेस को कहते हैं डार्जेंस प्रोसेस। इसमें हमें हेलो एल्केन के साथ जो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। दोनों गैसियस है, इजीली रिमूव हो जाते हैं, सेपरेशन करना नहीं पड़ता, इजीली निकल जाते हैं, इसीलिए ये बेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अगर आपको पूछते हैं कौन सी प्रोसेस हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में यूज होगी तो आपको लिखना है डार्जेंस प्रोसेस। या बोलते हैं कौन सा रिएजेंट यूज होगा तो आप लिखोगे थायोनिल क्लोराइड पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो इस तरह से हमें हेलो एल्केन्स मिल सकते हैं अल्कोहल में से। अब देखते हैं एल्केन में से कैसे मिल सकता है हेलो एल्केन। सो एल्केन में एक एग्जांपल मैंने लिया है ब्यूटेन, दूसरा लिया है नियोपेंटेन। अब आप ध्यान रखो मैंने यहां ब्यूटेन और नियोपेंटेन लिया, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में हमने मीथेन में से भी बनाया था। मीथेन का अगर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरिनेशन करे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। कैसे? ये Cl के जो बीच में बॉन्ड है वो होमोलाइटिक फिशन होगा उसका, और 2 Cl रेडिकल मिलेंगे जो आगे चेन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चेन इनिशिएशन होगा, फिर चेन प्रोपगेशन होगा। ये जो मेथड है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो इस तरह सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन का फ्री रेडिकल बनेगा और वो ब्यूटेन में फर्स्ट कार्बन पे भी आ सकता है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन बनेगा। आपको इसका नाम लिखना है तो क्या लिख सकते हो? 1 क्लोरोब्यूटेन। और अगर वो सेकंड कार्बन पे आता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटेन। सो आपको 2 आइसोमर्स मिले जो पोजिशनल आइसोमर्स है। लेकिन अगर आप नियोपेंटेन का हेलोजिनेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो जो मोनो हेलो प्रोडक्ट मिलता है उसके कितने आइसोमर्स होंगे? तो होंगे ही नहीं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। आप बोलोगे सर यहां पे Cl आया तो भी आप उसका नाम क्या लिखोगे? 1 2 3। तो 2 डाइमिथाइल है और 1 पे क्लोरो है, तो ऐसे लिखेंगे 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। लॉन्ग चेन में सिर्फ 3 कार्बन है, तो ये हो गया IUPAC नेम। सिर्फ यही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप यहां पे क्लोरीन करते हो तो भी ये नाम आएगा, यहां क्लोरीन रखा तो भी ये आएगा, यहां पे रखा तो भी आएगा। तो आपको शायद ऐसे ऑप्शन देते हैं आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोहेक्सेन और एनपेंटेन, 4 ऑप्शन है, और बोलेंगे इसमें से कौन सा कंपाउंड हेलोजिनेशन करने से सिर्फ सिंगल मोनो हेलो प्रोडक्ट देगा। तो ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बना है और कोई इसका आइसोमर पॉसिबल नहीं है। यहां से इसमें से और कोई आइसोमर नहीं बन सकता इसका मोनो हेलोजिनेशन से। तो MCQ से पूछे तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हुंसडिकर रिएक्शन। अब ये क्या है? तो जब सिल्वर इथेनॉइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होगा तो एक ब्रोमीन Ag के साथ रिएक्ट होगा तो AgBr बनेगा, और एक ब्रोमीन CH3 के साथ रिएक्ट होगा तो CH3Br होगा हमारा मेन प्रोडक्ट ब्रोमोमीथेन। अच्छा, और ये CO2 का क्या होगा? गैस है ना। CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होके रिमूव हो जाएगा। तो ब्रोमोमीथेन बनता है सिल्वर इथेनॉइड से। अगर आपने यहां सिल्वर प्रोपेनॉइड रखा तो इथेन मिलेगा, ब्रोमो इथेन। सो एक कार्बन कम हो गया, इसको डिकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं। बट याद रखना ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, मतलब ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है तो रिएक्शन होगा। तो हुंसडिकर रिएक्शन याद रखो। नेक्स्ट है फिंकलस्टेन रिएक्शन। ये भी ए प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही होगा, वरना नहीं होगा। देखो सोडियम आयोडाइड ऐड करते हैं हेलो एल्केन में, जहां पे हेलोजन होगा क्लोरीन या ब्रोमीन, तो आयोडाइड क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोराइड या ब्रोमाइड का करेगा डिस्प्लेसमेंट, तो हमें आयोडो एल्केन मिलेगा। अगर क्लोरोमीथेन है तो आयोडोमीथेन, क्लोरोइथेन है तो आयोडोइथेन, ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे। आर आपको समझना है अल्काइल ग्रुप। यहां पे एसीटोन एज ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है तो ये रिएक्शन होगा। अब आपको शायद क्वेश्चन होगा कि ये क्यों हमने किया, डायरेक्ट भी तो हम मीथेन में से आयोडोमीथेन बना सकते हैं। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हेलोजन एक्सचेंज। तो फिंकलस्टेन रिएक्शन को हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, याद रखो।
और फिंकलस्टीन रिएजेंट पूछा तो NaI इन एसीटोन इज द रिएजेंट। उसके जैसा ही है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। यहां पे हम फ्लोरीन का एक्सचेंज करते हैं। अब आयोडीन कम रिएक्टिव है इसलिए वो रिवर्सिबल है, ये तो मान सकते हैं। तो फ्लोरीन का ऐसे क्यों नहीं कर सकते, मीथेन में से डायरेक्ट फ्लोरोमीथेन नहीं बना सकते, रीजन है एक्सप्लोजिव रिएक्शन। मीथेन का डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोजिव है, इसलिए हमें क्या करना है, हैलोजन एक्सचेंज। तो पहले हमने लिया ब्रोमोमीथेन, फिर उसमें AgF ऐड किया, सिल्वर फ्लोराइड, तो Ag रिएक्ट विथ ब्रोमीन, AgBr बाय प्रोडक्ट है देखो, और जो फ्लोरीन है वो CH3 के साथ रिएक्ट हुआ तो फ्लोरोमीथेन बना। ये इतना एक्सोथर्मिक नहीं है। और यहाँ पे जो रिएजेंट है वो AgF लिया, इसकी जगह आप Hg2F2 ले सकते हो, COF2 ले सकते हो, SbF3 ले सकते हो। ये सब स्वार्ट्ज रिएक्शन में यूज होते हैं और इसको कहते हैं स्वार्ट्ज रिएजेंट। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो ये रिएक्शंस आप एक बार देखो और इसको याद रखो। अब हम देखते हैं कि एल्किन में से किस तरह से हेलो एल्केन बन सकता है। उसके लिए हम सिंपली HBr ऐड करते हैं या HCl ऐड करते हैं, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं एल्किन में। सो अगर हमारे पास इथीन है तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा और एक कार्बन पे ब्रोमीन अटैच होगा, तो इस तरह से ब्रोमो इथेन मिलेगा। तो ये बात हुई सिमेट्रिकल एल्किन की। अगर एसिमेट्रिक एल्किन है तो क्या होगा, तो उसमें जब हम HBr ऐड करेंगे तो जो कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन अटैच होगा और जो कार्बन पे कम हाइड्रोजन है वहां ब्रोमीन अटैच होगा। इसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। हाइड्रोजन will attach to the carbon having more hydrogen, so that we get more alkyl groups in our product. More alkyl groups product is preferred. So 2-bromopropane will be major product. As a minor product, 1-bromopropane also forms. वो भी बनेगा लेकिन वो कम होगा, माइनर अमाउंट में होगा। 2-ब्रोमोप्रोपेन कैसा होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा। अब देखते हैं प्रोपिन का हम HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। हम बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं। तो अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे रिएक्शन तो हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा और ब्रोमीन ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा। सो यहाँ पे हमें 1-ब्रोमोप्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और 2-ब्रोमोप्रोपेन यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होगा। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और फारस इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। तो याद रखिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि ज्यादा अल्काइल प्रोडक्ट मिलना चाहिए जब एसिमेट्रिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप एडिशन करते हो हाइड्रोजन हैलाइड का। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, यहां पे आपको कम अल्काइल ग्रुप वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अब आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें हम तो हेलोजन अगर चेंज करे तो आयोडाइड सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है आयोडाइड का। फिर अगर हम ग्रुप में ऊपर आते हैं तो फ्लोराइड कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो ये ऑर्डर में है, आप ऐसा अगर याद रखो कि ग्रुप में नीचे जाएंगे हैलाइड्स चेंज करेंगे अगर तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, फ्लोराइड्स कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्लोराइड का थोड़ा ज्यादा होगा, फिर ब्रोमाइड और आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा जब अल्काइल ग्रुप चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हैलोजन फिक्स रखा और अल्काइल ग्रुप चेंज किया तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट यहां इंक्रीज हो रहा है। व्हेन मोलिकुलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। लेकिन अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन रखे हैं और ब्रांचिंग इंक्रीज होते हैं, जैसे यहां पे देखो ये नॉर्मल ब्यूटाइल हैलाइड है, ये कैसा है, सेकेंडरी है, तो यहाँ पे ब्रांचिंग एक हो गया। ये टर्शरी है, यहाँ पे 2 ब्रांच दिखे, तो ब्रांच अगर इंक्रीज होंगे तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, जिससे वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ब्रांच इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर ब्रांच इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ये पॉइंट याद रखो। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है बहुत कम है, बहुत छोटी बॉन्ड लेंथ है, तो इसकी वजह से स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा।
बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ फ्लोरीन बहुत छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रांगली कार्बन को पकड़ के रखता है, बहुत छोटा बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। ग्रुप में नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। अब बात करें अगर पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी भी अगर ग्रुप में नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, लेकिन CH3Cl का पोलैरिटी CH3F की कंपेयर में थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ऑर्डर याद रखना है आपको। CH3Cl फिर CH3F लिखोगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ब्रोमीन आयोडीन लिखोगे। तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं लिखा है, याद रखना है आपको कि लिखा है ऐसा कि डिक्रीजिंग है, बट फ्लोरीन की कंपेयर में, फ्लोराइड के कंपेयर में क्लोराइड का पोलैरिटी थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट है डेंसिटी। तो डेंसिटी की बात करें तो आयोडाइड जो ग्रुप में नीचे है वो सॉलिड फॉर्म में है तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा। सो ग्रुप में नीचे जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो देखो आयोडाइड सबसे नीचे है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है। अब ग्रुप में ऊपर आओगे तो डेंसिटी डिक्रीज हुआ। तो फ्लोराइड का डेंसिटी सबसे कम, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे डेंसिटी इंक्रीज होता है।